वेलकम गाइस इन वीडियो जाइल। सो हम लोग पॉलिटी के 13 लेक्चर के साथ आपके साथ आ चुके हैं और अभी तक हम लोग पूरा का पूरा पॉलिटी स्केच से शुरू करके डिस्कस कर चुके हैं। 12 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और लगभग हमारा टारगेट है कि 20 लेक्चर में पूरी की पूरी कंप्लीट बेसिक लेवल से पॉलिटी शुरू करके आपको एक बेस प्रोवाइड कर दें, जो कि प्री लेवल का तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, साथ ही मेंस के कंसेप्ट और फैक्ट वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। फिर मेंस के लिए सेपरेट हम लोग आपके बैचेस लेंगे और उसमें पूरी अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग कराई जाएगी। अभी तक अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो पूरा का पूरा देखना है, तभी कोई फ़ायदा होगा। और याद रखने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है कि जो वीडियोस हैं उनको 1.5x की स्पीड में 2 से 3 बार देखिए। सेम ऑडियो विजुअल इफेक्ट जब लगते हैं तो अच्छा रिटेन होता है। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा राज्यपाल, उसकी शक्तियाँ, अधिकार, राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने शुरू किया था और बहुत ही अच्छे से हमने पूरा का पूरा केंद्र वाला कवर कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपकी विधान परिषद के बारे में। चलिए, तो विधान परिषद के बारे में पहला पॉइंट अभी यह देखिएगा कि 169 नंबर आपका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो बताता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति होगी। ठीक है, तो स्थापना और समाप्ति के बारे में 169 आपको बताता है। और जो आपका विधान परिषद है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे वहाँ का राज्यसभा वैसे ही यहाँ का विधान परिषद। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे विधान परिषद की स्थापना के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2/3 वाला बहुमत लगता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पूछा गया है कि कहाँ कहाँ आपकी विधान परिषदें हैं। जैसे MPPSC वाले हो तो आपको MP के बारे में पता होना चाहिए, UPPCS वाले हो तो आप UPPCS के बारे में, BPSC वालों को BPSC के बारे में पता होना चाहिए। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में 99, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना 40 में विधान परिषदें हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में अभी तक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपका। किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला देखिए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे कितना था, 25 और 5 ईयर का कार्यकाल, यहाँ पे 6 वर्ष हो गया। ठीक है, वो 5 ईयर का हम लोकसभा के लिए बोल रहे हैं, राज्यसभा के लिए नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करना है आपको, राज्यसभा, लोकसभा, विधायी परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को राज्यसभा से कंपेयर करिए, विधान परिषद को आपको लोकसभा और विधानसभा से भी कंपेयर करना है। कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, आसान पड़ेगा। किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, स्योन हो जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा में हो रहा था। ठीक है, फिर आगे देखें कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र द्वारा आकस्मिक तौर पर वहाँ का जो पद है वो रिक्त हो जाए तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए सदस्य रहता है, ना कि 6 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई भी आपका मेंबर था, वो 2 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो अगले बचे हुए 4 साल जो थे, अब जो नया आएगा वो अगले 4 साल के लिए आएगा, ना कि 6 साल के लिए। चलिए, अगला बिंदु देखते हैं कि सदस्यों का निश्चित अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा क्या होता है, चुनाव होता है। जैसे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से राज्यसभा में भी हो रहा था, सेम का। कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासीय संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और 1/12 सदस्य उन जगह से आते हैं या उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला या
उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों और 1/6 सदस्यों का राज्यपाल मनोनयन करते हैं। तो 1/3 1/3 1/12 1/12 और 1/6 मनोनयन किसका? राज्यपाल का। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि केवल 6 राज्य में ही आपकी जो विधान परिषद है वो पाई जाती है। चलिए, तो ये बात थी आपकी विधान परिषद के बारे में। कुछ और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी देख लीजिए आप कि विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 का क्रमशः सभापति तथा उपसभापति चुनता है। इम्पॉर्टेंट। फिर सभापति एवं उपसभापति विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। ये 2 बिंदु थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और अगला देखिए कि सभापति उपसभापति तथा उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देगा। सभापति उपसभापति को देगा और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देता है। और परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपदस्थ भी किया जा सकता है। कौन? आपको सभापति या उपसभापति। किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। देश के सामने शपथ लेते हैं और त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने लेते हैं शपथ और त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। और लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं होती इनकी और उपाध्यक्ष को क्या देते हैं? ये आपका त्यागपत्र देते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा के बारे में सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि उसके समय को पहले विघटित कर सकता है या तो आगे बढ़ा सकता है। चलिए, 17 का जो आदेश है वो राज्यपाल देता है। और जो निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 25 ईयर है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमने अभी तक देख लिए। प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, आपको याद रखना है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद देख लीजिए, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पिछला हमने क्या देखा था कि जो विधान परिषद थी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे 500 से कम सदस्य अपवाद गोवा, मिजोरम और सिक्किम। चलिए, अगला देखते हैं कि जो अनुच्छेद 332 है वो बताता है विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में। तो जो आपका 332 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका 40 और 32 है ये आपका 371 नंबर अनुच्छेद बताता है विशेष दर्जा के बारे में। खैर, उसकी भी ट्रिक आपको मिल जाएगी। और अभी फिर से एक बार हम रिमाइंडर आपको जनरल रिमाइंडर दे रहे हैं कि कमर कस लीजिए। अगर तैयारी में उतरे हैं आप तो अच्छे से करना है, अदरवाइज़ पूरी तरीके से क्विट कर दीजिए। बीच में रह के लिटरली कुछ नहीं होना है, तो ये दिमाग में बैठा लो आप। चलिए, आगे देखते हैं कि विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनका चुनाव सदन द्वारा होता है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए कि साधारणतः जो अध्यक्ष है वो मतदान नहीं करता है, परंतु अगर वोट बराबर हो गए तो निर्णायक मत वो दे सकता है। पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकता। कोरम के लिए 1/10 चाहिए होता है। कौन सा नंबर अनुच्छेद बताता है हमने ट्रिक से बताया हुआ था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा नंबर का अनुच्छेद कोरम के बारे में बताता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी है। जब किसी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समुच्च मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लीजिए आपकी कौन से राज्य में कितनी विधानसभा में मेंबर्स कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश 403, इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र 288, बिहार में 243 और तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230, कर्नाटक में 224, राजस्थान में आपका 200 होता है, छत्तीसगढ़ में आपका 50 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स के बारे में हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी शक्तियों और कार्य के बारे में कि इनके अधिकार और क्या 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 होते हैं।
तो अधिकार के बारे में बात करें तो इनको विधि निर्माण का अधिकार होता है, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में इनको अधिकार होता है, कार्यपालिका का नियंत्रण, संवैधानिक संशोधन और निर्वाचन संबंधी अधिकार। ये 5 महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं और कार्य हैं विधानसभा की वो यहाँ पे वर्णित है। इतना बस आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में। वहाँ हमने प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से पढ़ा था। मुख्यमंत्री के बारे में आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो जो इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आगे देखिए, अनुच्छेद 164 बताता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था वो आपका 164 नंबर का अनुच्छेद बताता है। समानता बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की तरह चुना जाता है। मुख्यमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आप बताओगे मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाने वाला काम किसका होता है? तो आप बता दो कि सिंपल सा मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री की अवधि निश्चित नहीं होती, यह राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसका मतलब यह होता है कि राज्यपाल जब चाहे हटा नहीं सकती है। प्रसाद पर्यंत का जो मतलब है एक्चुअल, ऐसा नहीं होता कि राज्यपाल जब भी चाहे तो हटा दे, नहीं। जब तक बहुमत में है आपका मुख्यमंत्री तब तक इसको नहीं हटा सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। वेतन और भत्तों के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में 167 नंबर अनुच्छेद बताता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, ये 164। ये 2 महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल्स हैं। और जो आपका वेतन और भत्ता है वो विधानसभा निर्धारित करती है। चलिए, तो ये मुख्यमंत्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हमने देख लिए। अगला देखिए आप केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको ये पता होगा कि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। ट्रिक से हमने देखा हुआ था कि यूनियन टेरिटरी अच्छे से देखा हुआ है, जाके देखिए आप। सेकंड लेक्चर में ये कवर है। 239 से 242 अनुच्छेद इससे डील करते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रपति ही करते हैं, पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद आप ये देखिए, जैसे अंडमान है, अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। मुख्य आयुक्त, हमारे यहाँ तो जिला आयुक्त कलेक्टर को ही बोल देते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। और इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। तो ये आपका हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो ये रख लेना कि जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। कौन से नंबर की पार्ट में है? तो आप पार्ट नंबर 8 बता दोगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, केंद्र राज्य संबंध। ये आपका भाग 11 बताता है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद की विशेषता कनाडा से ली गई है। तो हमने कनाडा को नगाड़ा में बदलकर ट्रिक से बताया था कि अगर संधि हो जाती है, संघ बन जाता है, तो झगड़ा नहीं होगा, नगाड़ा बजाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप अपने ही रूटीन को स्टिक करो। बिल्कुल भी इधर उधर घूमना नहीं है, आज ये सोर्स वो सोर्स नहीं, एक सोर्स बनाइए, फेथ रखिए, बस इन्फॉर्मेशन सेम ही है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारे यहाँ न्यायपालिका का विभाजन नहीं है। आर्टिकल नंबर 50 आपको पता होगा डीपीएसपी का। अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो जो वीडियोज उनको गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जो 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताती है, संघ राज्य समवर्ती। और किसमें कौन कौन से प्रोविज़न है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। संघ में हम देखिए, राष्ट्रीय महत्व की कोई भी वस्तु संघ में आएगी। राज्य कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होगा। समवर्ती दोनों के पास होता है अधिकार, लेकिन अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो वहाँ पे फिर संघ बनाता है अधिकार। अब संघ सूची के बारे में याद रखिए कि वर्तमान में 100 हैं, मूल रूप से 97 हुआ करते थे। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं आपके कौन कौन से, पहले ये देख लीजिए।
रक्षा, विदेशी मामले, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला कोई भी पॉइंट इसी में आ जाएगा। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके संघ में। इंपॉर्टेंट है, सीधे उठा के पूछ देता है कि युद्ध किस में आएगा, सीमा शुल्क किस में आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए। सीमा शुल्क में, जनगणना में, डाक एवं तार, विदेशी ऋण। विदेशी ऋण तो आपको पता होगा कि भैया ये आपका संघ लेवल की बात ही है। चलिए आगे देखिए। कानून बनाने की शक्ति, समस्त शक्ति आपके राज्य के पास होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यहाँ पे भी संघ आपका कानून बना सकता है। वर्तमान में 61 है, पहले 66 हुआ करते थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, याद रखिए आप। राज्य सूची में कृषि आता है, पुलिस आता है, आपका लोक सेवा आता है, भू राजस्व आता है, कारागार आता है, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई। फिर अगला देखिए, समवर्ती दोनों के पास, लेकिन अगर डिस्प्यूट आ गया तो संघ की बात मानी जाएगी। यदि दोनों में अगर डिस्प्यूट आ गया तो किसकी बात मानी जाएगी, आप बता दोगे, संघ की। वर्तमान में आपके 52 है, पहले 47 हुआ करते थे। राष्ट्रीय जलमार्ग इम्पॉर्टेंट, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना और वन, ये आपके आते हैं कौन सी कंकरेंट लिस्ट में, सिंपल सा। चलिए और अब आगे देखते हैं कि राज्य की सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। तो अनुच्छेद 249 के तहत यह प्रावधान है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पास कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी, तो संसद कानून बना सकती है। यही हमने वहाँ पे देखा था ना कि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसा बनाया गया कानून लेकिन 1 वर्ष तक ही परिवर्तनीय है, मतलब इसको मान किया जाएगा 1 वर्ष के लिए, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित करके बार बार कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सिर्फ 1 साल तक हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं कि भैया थोड़ा थोड़ा करके कई बार इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार होता है और राज्यों की सहमति से भी जो संसद है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। यही कहीं ना कहीं आपका यूनिटरी मेथड हम लोग बोल देते हैं, पूरा के तरीके का जो बाइकैमरलिज्म है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को समझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए थे। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग। तो आपसे पूछेगा ये चारों आयोगों के बारे में, या तो क्रम पूछ सकता है, या तो जैसे कि मान लीजिए आपका भगवान सहाय समिति ये किससे संबंधित है, बेरोजगारी से, इससे उससे, तो आप बताओगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। चलिए थोड़ा सा देखिए आगे कि 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसमें कौन कौन थे आपके, V शिवरामन, फिर आपके MR सेन और सरकारिया। इन्होंने केंद्र और राज्य के बीच सभी व्यापारों और कार्य पद्धति का परीक्षण किया और इससे संबंधित परिवर्तन और सिफारिशें दी। चलिए, और इन्हें अपने कार्य को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। हालांकि इनका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की, जिसे 1988 में जारी किया गया। इन्होंने केंद्र राज्य के सुधार में 247 सिफारिशें की थी। पूरी की पूरी सिफारिशें इनकी नहीं मानी गई, कुछ सिफारिशें बस मानी गई थी। चलिए अब 5 आयोग के बारे में जान लीजिए कि अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी को की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अच्छा, इस आयोग के सदस्य कौन कौन थे देखिए, धीरेन्द्र सिंह, विनोद सिंह, NR माधव और अमरीश बागची। चलिए आगे देखिए। तो 2008 बागची जी का निधन हो गया, उनकी जगह पर विजय शंकर को नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि 2 दशक पहले सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीति एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंध का पुनः
आकलन किया जाना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि जब पहले लॉ बनाया गया था तो उस हिसाब से बनाया गया था। आज लॉ अलग है, आज महंगाई अलग है, आज पॉपुलेशन अलग है, तो आपको सोच के समझ के उनकी स्किल डेवलप करके जॉब देना चाहिए। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब देखिए कि प्रमुख अनुच्छेदों में 286 करारोपण के बारे में फिर, और बिजली पर करों से छूट 287 बताता है। 288 करों में छूट राज्यों के जल एवं बिजली के कुछ विशेष उपबंध, ये भी बहुत ही अच्छा लिखा बच्चे ने। आगे देखिए फिर कि राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय सोर्स से दूर, भी सही है। व्यय और पेंशन 290 के बारे में बताता है। निश्चित वाले 91, 92, उधार 92 और 93 आपका उधार के बारे में बताता है कि भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार और राज्य सरकार द्वारा लिए गए उधार। कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कोई बड़ा काम करोगे तो थोड़ा मोड़ा ये तो करना ही पड़ता है। चलिए आगे देखिए कि 275 बताता है राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, और 257 कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण होगा, और 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। राष्ट्रपति में संसद राज्य सूची से संबंधित कानून बना सकती है राष्ट्र हित में, 249 हो गया, और 250 हो गया। आपात में संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। आपात में संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है, तो पता ही है। चलिए, इसके बाद से पंचायती राज हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।